स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पाई तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी इकोसिस्टम के बारे में। तो ये लिखा, विचार कीजिए, ज़रा सोचिए कि कैक्टस के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ कांटे के रूप में ही क्यों होती हैं, या ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है, या कमल के पौधे की पत्तियाँ चपटी ही क्यों होती हैं, या मेंढक पानी के पास ही क्यों पाए जाते हैं, या तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य जो भाग है वो मछली ही क्यों है। ठीक है, तो ये आपसे कहा गया है, ज़रा सोचिए, इस पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे साथ में आपको बता भी दिया गया है। क्या बताया गया है, चलिए इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। यानी कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। मतलब इंसान तो इंसान जैसे ही होंगे, 2 हाथ 2 पैर 1 नाक, वो तो ठीक है। लेकिन क्या होता है, हमारा पहनावा, हमारे सोच विचार, हमारे खान पान का तरीका, ये सब हमारा अलग अलग होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, जैसा आपका जलवायु होगा, जैसी उस क्षेत्र की मिट्टी होगी, वैसे ही आप होंगे, वैसे ही वहाँ के जानवर होंगे, और वैसे ही वहाँ पे खाने पीने का ज़रिया होगा। ठीक है, क्योंकि जलवायु और मिट्टी का बहुत असर पड़ता है हमारे जीवन पर। तो अब यहाँ देखिए, लिखा है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आपस में क्या करते हैं, आपस के पर्यावरण के बीच में संबंध ही जो है वही आपका पाई तंत्र का निर्माण करता है। यानी कि अब देखिए, हम सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं, है ना। जानवर, पेड़ पौधे किस पे डिपेंड है, मिट्टी पे, या हम पे, भाई हम उन पे पानी डालें। ठीक है, अब जीव जंतु जो है वो भाई पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों को हम खा लेते हैं, है ना। या जो जानवर हैं उनको, या उनसे द्वारा दी गई चीज़ों को हम लोग खाते हैं। इसके बाद क्या है भाई, पेड़ ऑक्सीजन हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दें तो वो कैसे बढ़ेंगे, या अगर वो हमें ऑक्सीजन ना दे तो हम कैसे जीवित रहेंगे, है ना। तो क्या मतलब है कि हम सब एक दूसरे पे पारस्परिक निर्भर है। हम कोई अपनी अकेले ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो लिखता है, एक पाई तंत्र में वे सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में पारस्परिक क्रिया करते हैं, वे चाहे जीव्य हों या आजीव्य। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिन चीज़ों में जान है वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो निर्जीव हैं लेकिन फिर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, संसार में प्रत्येक विशिष्ट पाईतंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वे स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के जीव कहाँ रहने के सक्षम होंगे, यानी कौन जीव कहाँ रहेगा, क्या उसके वो रहेंगे, वो सारी चीज़ें वो बताती हैं। यहाँ लिखा, जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी हों। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, है ना, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक अपना पाईतंत्र हो सकता है। मानव भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बगान, बाग जैसे कृत्रिम पाइस्थल की रचना करता है। यानी कि आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े जंगल, ये सब चीज़ें तब हम अपने रियल लाइफ में इतनी इजीली नहीं देख पाते हैं। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी खुशी के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा, एक्वेरियम लगाते हैं अपनी उसमें, या अपना घर बहुत अच्छा है अगर आपका, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा तालाब टाइप का बना लेते हैं, उसमें कमल, ये सब फूल लगा लेते हैं। या आपने देखा होगा, पार्क वगैरह बनाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, और या आपका वाटर पार्क है, या इस तरह से जो चीज़ें बनती हैं, ये सब क्या है, या गार्डन है बड़े बड़े। तो ये सब चीज़ें हमने अपने आप से बनाई है, किसकी, प्रकृति की नकल करके। ठीक है, ये कृत्रिम है, यानी आर्टिफिशियल है। अब यहाँ देखिए, पाई तंत्र लिखा है। पाई तंत्र क्या है, तो देखिए लिखा है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबोधित है। तो अब क्या बोलते हैं कि जिसमें वो जगह, वो एरिया जहाँ पे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, कुछ किसी से लेते हैं, कुछ किसी को देते हैं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो रासायनिक हो, हर तरह की हम आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं, और यही आपका क्या कहलाता है, पाईतंत्र कहलाता है। अब देखिए, यहाँ लिखा है, प्रश्न उत्तर में दिया गया है कि पाईतंत्र कैसे बनता है, यानी कि एक पाईतंत्र को हम बनाएंगे कैसे। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, सभी पौधे, जानवर, मनुष्य अपने क्या करते हैं, आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये वातावरण पर निर्भर करता है, और ये अक्सर एक दूसरे पर भी निर्भर होते हैं। ठीक है, यही जो है आपका, ये जो निर्भरता है, ये जो पारस्परिक क्रिया है, यही आपका क्या कहलाता है, पाईतंत्र कहलाता है। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ने हैं।
अभी आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पाइतंत्र नहीं है। तो देखिए मरुस्थल यानी कि रेत ये आपका पाइतंत्र है, प्राकृतिक वन भी आपके प्राकृतिक होते हैं और समुद्र भी आपके प्राकृतिक होते हैं, लेकिन सिर्फ पार्क जो है ये कृत्रिम होता है क्योंकि इसको हमने बनाया है। ठीक है, आपको पता है ना प्राकृतिक किसे कहा जाता है, जो गॉड गिफ्टेड हो, और जो आपके कृत्रिम होते हैं उसे किसे कहा जाता है, जो हमने खुद बनाए हैं। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, दिए हुए संकेत की सहायता से पाइतंत्र की पहचान कीजिए, पर्वत, मरुस्थल, वन या तालाब। तो देखिए मछलियाँ, पानी, कमल का फूल ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब आपको तालाब में मिलेगा। रेत, ऊँट, कैक्टस कहाँ मिलेगा, मरुस्थल में मिलेगा। घने जंगल, जंगली जानवर और मिट्टी कहाँ मिलेगी, आपको वन यानी जंगलों में मिलेगी। इसके बाद शंकुधारी वृक्ष यानी कि जो ऐसे नोकदार वृक्ष होते हैं वो, भेड़, बर्फ ये सब कहाँ मिलेगी, पर्वतीय इलाकों में मिलेगी। तो बस आपको यहाँ चारों आंसर्स लिखने थे, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। पहले में आपका आ जाएगा कि भाई ये तालाब है, दूसरे में आ जाएगा मरुस्थल है, तीसरे में आपका वन और चौथे में आपका पर्वत। तो यहाँ आप चारों लिख सकते हैं आसानी से। चले तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।